औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं DHA सिटी कराची के 10 साल पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। DHA सिटी आज से 10 साल पहले तकरीबन 2009 में लॉन्च किया गया था। DHA का पहला कमर्शियल मंसूबा जो कि आम पब्लिक के लिए लॉन्चिंग हुई और उसमें आम आदमी को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो जाए और उसमें प्लॉट ख़रीदे। इससे पहले 1976 में जब DHA अथॉरिटी बनी और वहाँ से लेके आज 2000 उस दिन तक 2009 तक कभी भी DHA ने कोई कमर्शियल लॉन्चिंग नहीं की। कमर्शियल लॉन्चिंग से मुराद ये है कि उसमें किसी आम सिविलियन को प्लॉट ख़रीदने का मौका नहीं मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि DHA की तमाम जो भी हमारी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, उनके अफसरान को प्लॉट मिलते हैं और वो फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। वो सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं और फिर मार्केट रेट पे उसमें ट्रेडिंग होती है, फिर सिविलियंस भी उसको ख़रीदते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था 2009 में कि एक सिविलियन ने DHA से डायरेक्ट प्लॉट ख़रीदा। उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, उस वक्त उसमें प्लॉट बेचे गए, उसमें कैटेगरीज़ दी गई 200, 300, 500, 1000, 2000 के रहायशी और 200, 300, 500, 1000 और 2000 गज़ के कमर्शियल प्लॉटों की कैटेगरी लॉन्च की गई। उसमें तकरीबन इनके पास 40,000 एप्लीकेशंस आईं और उसमें 20,000 लोगों को सक्सेसफुली प्लॉट दिए गए, 20,000 लोगों को पैसे वापस दिए गए। 2009 देखा जाए तो रियल इस्टेट के लिए एक बड़ा नेगेटिव ईयर था, यानी कि 2005 के बाद जो मंदी आई थी और 2008 में ओवरऑल पूरी दुनिया में रियल इस्टेट, दुबई के बाद स्पेसिफिकली जिस तरह से मंदी का रुझान रहा, तो 2009 एक ऐसा साल था जिसमें किसी का रियल इस्टेट में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन क्योंकि DHA का नाम और उसमें प्रॉपर्टी का जो पिछला एप्रिसिएशन लोगों ने देखा था, तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। उस ज़माने में 40,000 एप्लीकेशनों का आ जाना भी एक बहुत बड़ा नंबर था। उसमें 20,000 लोगों को प्लॉट मिला। एक और चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव की थी DHA ने, वो ये था कि उसमें जितने भी ओवरसीज़ थे उनको सबको प्लॉट दे दिए थे। यानी कि जो नाइकॉप पे अप्लाई किए गए थे उनको कुरानदाजी नहीं की गई थी और जो लोकल्स थे उनको कुरानदाजी की गई और एवरेज यही आया कि 2 पे 1 एप्लीकेशन लगी थी। उसके बाद मार्केट में ट्रेडिंग ना होने के बराबर थी, प्लॉट्स अलॉट हो गए, इन्फॉर्मेशन लेटर मिल गया लोगों को और उसके बाद 2010 और 11 में आके मार्केट में काम शुरू हुआ। हमने भी फिर 2000 इसके ट्रांसफ़र भी बंद थे। अच्छा, उस वक्त एक बहुत टेक्निकल नुक्ता ये था कि जो आर्म फोर्सेस को प्लॉट दिए गए थे और जो सिविलियन को प्लॉट दिए गए थे उनकी प्राइस में तकरीबन डबल का फ़र्क था। मिसाल यानी कि अगर 500 गज़ का प्लॉट सिविलियन को 19,15,000 रुपये में अलॉट हुआ था 10 साल के पेमेंट प्लान पे, तो वही प्लॉट आर्मी ऑफिसर्स को 10,50,000 रुपये में अलॉट हुआ था और उसमें 2 टेन्योर थे, 10 साल और 20 साल। तो उस वक्त हमारा अपना एक मुशाहिदा था कि मार्केट में जब ये प्लॉट बिकने में आएंगे तो जो सिविलियन को प्लॉट मिले हैं वो नहीं बिकेंगे, और ऐसा ही हुआ। और हमने अपने इन्वेस्टर्स को उस वक्त ये कहा था कि बीइंग अ इन्वेस्टर आप उसमें काम ना करें, लेकिन जो इंडिविजुअल सिंगल प्लॉट लेना चाहते हैं, जो अपनी सेविंग से ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि डाउन पेमेंट सिर्फ 50,000 रुपये थी और मंथली इंस्टॉलमेंट भी 200, 300, 500 की 20, 30 और 50,000 रुपये रिस्पेक्टिवली इस तरह थी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, और 10 साल का पेमेंट प्लान और टोटल कीमत 19,15,000, तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस थे। तो लोगों ने बहरहाल प्लॉट लिए और कुछ अरसे बाद जब आर्मी ऑफिसर्स के प्लॉट बिकने में आए तो उस पर लाख 1.5 लाख रुपए ऑन था। तो इट मीन्स कि DHA सिटी का जो प्लॉट सिविलियन को 19 लाख में बेचा गया था वो 8 लाख माइनस से मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त में 2011 के बाद वक्त तब्दीली आई और वो एक वक्त आया कि 2011 में सिविलियन प्लॉट लेवल पे आ गया, यानी कि लोगों ने 2 साल में जितने पैसे भरे थे वो इतने पैसे उनको वापस मिल रहे थे। वहाँ लोगों ने प्लॉट बेचना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा पहले 200 गज़ पे ज़्यादा ऑन था, 300 पे कम था, 500 पे इससे कम था, 1000 पे बिल्कुल नहीं था, कमर्शियल कोई लेता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ मैच्योर हुई बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया, 1000 पे सबसे ज़्यादा ऑन हो गया, कमर्शियल पे ज़्यादा हो गया। जितना छोटा प्लॉट उतना कम ऑन, जितना बड़ा प्लॉट उतना ज़्यादा ऑन, जो एक बेसिक होती है, मतलब उसकी प्राइस भी डेफिनेटली फ़र्क था। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अजीब थी जो कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट की प्राइस आप देखें तो साइज़ ऑफ प्लॉट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर छोटा प्लॉट है तो पर स्क्वायर यार्ड सबसे ज़्यादा प्राइस पे होता है और सबसे बड़ा प्लॉट पर स्क्वायर यार्ड सबसे कम प्राइस पे होता है। लेकिन DHA ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हर साइज़ का एक ही रेट पे बेचा था, जो कि सिविलियन को बेचा 3,830 रुपये पर स्क्वायर यार्ड बेचा था। तो उसी हिसाब से 7 लाख समथिंग 200 गज़ की थी और 11 लाख समथिंग 300 गज़ की, और इसी तरह 19,15,500 गज़ की कीमत तय पाई थी। और कमर्शियल में इन्होंने कैटेगरी रखी थी, 200, 300 का एक ही रेट रखा था, फिर बड़े प्लॉटों का रेट इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, वो उसका रेट में फ़र्क रखा गया था। तो वो बहरहाल, अच्छा बड़े प्लॉट तो बहुत कम बिके थे, कमर्शियल उस वक्त इतना रुझान नहीं था, 200 और 300 वाले फिर भी बिके थे, मतलब लोगों ने बैलेट में अपना भरे थे फॉर्म्स। उसके बाद 2011 से जब लेवल से शुरू हुआ तो मार्केट में एक वक्त ऐसा आया कि वो प्लॉट आहिस्ता आहिस्ता, हमने वक्त के साथ, बहरहाल ये वीडियो आज 10 साल की है तो मैंने थोड़ा सा माजी का जिक्र किया,
वक्त के साथ उसमें रेट बढ़ते 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 2011 से 2016 ये टोटल 5 साल का जो सफ़र था, उसमें DH सिटी का वो प्लॉट जो कि मैंने बताया आपको 8 लाख माइनस में था टेक्निकली आर्मी के प्लॉट की वजह से, उसने अपना टॉप बनाया मिनिमम। अच्छा, जब लॉन्च हुआ था आपको पता है सिर्फ फाइल थी 500 गज़ की, 200 गज़ की, 300 गज़ की, लेकिन फिर उसमें 2011 के बाद 2013 में उन्होंने एक मास्टर प्लान दिया जिसमें उन्होंने कहा रेड, येलो और ग्रीन जोन्स हैं। फिर उन्होंने ग्रीन को ख़त्म करके रेड येलो किया। फिर उसमें डिफरेंट टाइम लाइन्स के साथ उसकी डेवलपमेंट होनी थी। फिर मुख्तलिफ लोगों को प्लॉट मुख्तलिफ सेक्टर्स में निकले। लेकिन अगर हम इसकी एक मिनिमम प्राइस को मैक्सिमम प्राइस पे स्ट्रेच करें तो वो जो 8 लाख माइनस वाला प्लॉट है, अगर वो किसी का सेक्टर 3 में निकल आया तो उसका ऑन मनी 1,50,00,000 से 1,55,00,000 रुपए तक गया। यानी कि वो प्लॉट जो 19 लाख वाला था वो 1,70,00,000 से 1,75,00,000 तक टॉप फुल पेड प्राइस लॉन्च हुआ। शुरू में हम इसकी प्राइजेस भी आपको पता है कि ऑन मनी के हिसाब से दिया करते थे। बाद में जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पूरी होती गई, हमने फिर उसको एक वक्त आया बीच में, हमने उसको फुल पेड कोट करना शुरू किया और हमने कहा ये प्लॉट की फुल पेड कीमत, उसमें से रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट माइनस करें तो ये आपकी प्राइस बनती है। तो मैक्सिमम साइड पे अगर किसी का सेक्टर 3 में प्लॉट निकला तो वो 1,50,00,000 से 1,55,00,000 रुपए ऑन मनी में ट्रेड हुआ विद इन द स्पेन ऑफ 5 साल, 2011 से 2016। और मिनिमम अगर किसी का सेक्टर 16 में भी निकला तो वो प्लॉट भी 1,15,00,000 रुपए ऑन मनी तक गया। तो यानी कि आप इसकी एक्यूमुलेटेड प्राइस निकालें तो 1,35,00,000 और 1,75,00,000 रुपए का टॉप बन गया फुल पेड प्लॉट का 2016 में। अब ये इतनी बड़ी मूव थी और जैसा कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी एक फोरकास्ट भी दी थी और हमने वन वे बाइंग भी करवाई थी लोगों को, क्योंकि वो हर रेट में अच्छा लगता था। वो 0 से या -8 लाख से शुरू हुआ प्लॉट मैंने कई अपने जानने वालों को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने वो प्लॉट्स लिए। कुछ लोग जैसा कि 2 साल उसमें कोई रिटर्न नहीं था, कोई ऑन नहीं था, तो उस पर नेगेटिव थे और वो बेचने के लिए आते थे, तो हम पहले यही पूछते थे कि बेच क्यों रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना बेचें, बिकॉज़ इसने वक्त के साथ बहुत ऊपर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे उस मशवरे पे काफ़ी उसको सस्टेन किया। और 2015 के बाद से खैर मेरी अपनी एक वो आप रेगुलर फोरकास्ट भी मेरी पढ़ते थे, हम मंथली रेट्स भी देते थे, तो उसमें मुझे ये नज़र आ रहा था कि प्राइजेज़ अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं और वहाँ से उसमें एक चेंज आता हुआ भी नज़र आ रहा था। बहरहाल 2016 में टॉप बना और एक इतनी बड़ी ग्रोथ। और वो प्लॉट मज़े की बात है, जो 19 लाख वाला प्लॉट था वो आपने किस्तों में लिया था, वो कैश पे नहीं लिया था। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये हुई थी और वो वक्त के साथ आप उसमें क्वार्टरली 50,000 रुपये ऐड करते गए और वो प्लॉट 2.25 करोड़ रुपये का हो गया। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, वो कहते हैं कि बस हर वक्त तेज़ी हो, हर वक्त काम में हम कमाते रहें। दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ आप जब ऊपर जाती है उसको नीचे भी आना होता है। फिर उसके साथ उसकी जो जेन्युइन फंडामेंटल्स हैं, जो उसकी प्रोडक्ट के जो उसकी बेसिक्स हैं, जो उसकी यूएसपीज़ हैं, उसको सपोर्ट करती हैं कि अगर एक चीज़ 10 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई तो उसको क्या वाकई होना चाहिए। तो और मार्केट में जब स्पेकुलेटर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, तो चीज़ ट्रेड होते होते खुद नहीं पता होता किसी को कि कहाँ तक चली जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उस वक्त ये पता था कि ये 1.5 करोड़ का होगा, हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता था कि 70-80 लाख 1 करोड़ रुपये तक टच करेगा। और यही बात है कि 2015 के बाद हमने उसमें सेलिंग भी करवाई, लोगों को बड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी किया और उसको मुख्तलिफ जगहों पर डाइवर्सीफाई किया। लेकिन अब जिसने 19 लाख का किस्तों का लिया हुआ प्लॉट, अगर उसको 1.5 करोड़ रुपये नफ़ा आ रहा है, वो कहता मुझे बेचना ही नहीं है, तो ठीक है, उसने नहीं भी बेचा और वो आज तक भी लोगों के पास प्लॉट पड़े हुए हैं। और 2016 से आज इन 3 सालों में, इस 10 साल के सफ़र में, शुरू के 2 साल मार्केट स्टैंड रही, बीच के 5 साल जो है मार्केट ने बहुत बूस्ट दिया और अब जो हम 3 साल जो ये वाले चल रहे हैं 2016 के बाद से 2019, इसमें मार्केट ने डिप्रिशिएट किया। अब प्राइस का आप एक चार्ट बनाएं तो 19 लाख से प्लॉट चला 1 करोड़ 70 लाख तक गया, फिर 3 सालों में वो इस वक्त प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख पे है, सेक्टर 3 वाला प्लॉट। इसी तरह जो 1 करोड़ 35 लाख पे गया था वो प्लॉट गिर के आज 70 लाख रुपए का है। तो जो चीज़ डेवलप हो गई है वो थोड़ी सी कम परसेंटेज वाइज गिरी है। जो अनडेवलप है, जो अभी फिज़िकली उसका कोई वजूद नहीं है, आप वहाँ जाके खड़े नहीं हो सकते, वो ऑलमोस्ट 50% प्राइस गिर गई है। अच्छा, अब आप कहें मंदी है, डेफिनेटली मंदी है, लेकिन आप ये देखें कि ये प्लॉट जो 20 लाख का था और वो 1 करोड़ 35 का हुआ था, तो आज अगर वो 70 लाख रुपए का ऑन एवरेज कोई भी 500 गज का है, इसमें 70 की जगह 65 भी है और 70 की जगह 75 और 80 भी है। ये मैं आगे के सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। शुरू के सेक्टर जो हैं, जो 2.25 करोड़ के थे, वो करोड़ रुपये पे हैं, 1 करोड़ 5 लाख पे हैं, और फिर इसमें 90 लाख और 85 लाख भी है। तो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम को आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि क्या परसेंटेजेस आई हैं। तो अब मैं कहूँ कि नहीं, दोबारा ये 1.5 करोड़ का हो जाएगा, तो बज़ाहिर यहाँ मेरी अपनी राय है कि ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कि DH सिटी को आप फिज़िकली जाके देखें,
DHA का नाम बहुत अच्छा है, गुडविल है, लोगों का ट्रस्ट है, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव फीडबैक है लोगों का कि लोग बिल्कुल मुतमईन होकर पैसे लगा देते हैं, उनको फ़िक्र नहीं होती कि हमारा प्लॉट कहीं आगे पीछे होगा, उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उनकी गैर मौजूदगी में उसको कोई बेच नहीं सकता, उसकी कोई डुप्लीकेट फ़ाइल नहीं बन सकती। ये DHA का आज का नहीं है, 50 साल का भरोसा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह DHA सिटी में भी लोगों को इसी तरीके से है। लेकिन एक चीज़ की प्राइस का इतना ज़्यादा बढ़ जाना और अब उसके बाद फिर लोग आपसे कहें कि नहीं और बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने जो कमिटमेंट जो शुरू में प्लान दिया था, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, उसमें डेवलपमेंट की टाइमलाइन थी, यानी कि रेड जोन इन्होंने कहा था 2016 में डेवलपमेंट करेंगे, येलो जोन 2020 में करेंगे और ग्रीन जोन 2030 में करेंगे। फिर लोगों का बड़ा शोर हुआ कि 2030 तो बहुत दूर है, फिर इनके अपने अफसर्स को प्लॉट मिलते हैं, वो 2030 की डेवलपमेंट टाइमलाइन के हिसाब से उसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा नहीं, सारे सेक्टर्स जो है हम 2020 तक करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। 2016 में जिन सेक्टर्स का पोजीशन मिलना था, जिसमें शुरू में सेक्टर नंबर 3, 5 और 7 शामिल थे, उसमें से अब तक सेक्टर 3 का पोजीशन मिला और वो 2017 के एंड में आके मिला है। पिछला 2018 हमने गुजारा, वो पोजीशन मिल चुका हुआ है और 2019 आज चल रहा है, लेकिन 5 और 7 में अभी तक इन्होंने पोजीशन नहीं दिया। डेवलपमेंट इन्होंने अपने तौर पे बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन DHA के पास डेफिनेटली जो प्लॉट की सेलिंग प्राइस है वो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी कि वो DHA उस लेवल पे जाके डेवलप कर सके। फिर DHA में हर 2 साल में एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ में टाइम लगता है, सरकारी इदारा है, और ये हमारी मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की खामी है कि चीज़ों को आगे चलने में, चीज़ों को डेवलप्ड होने में, चीज़ों की मूविंग जो है वो हमारे यहाँ थोड़ी स्लो पेस पे होती है किसी भी सरकारी इदारे में। तो और यही इसका फिर दूसरी तरफ एक एडवांटेज भी है कि ये एक अथॉरिटी है, एक इदारा है, तो इसमें आपकी चीज़ें सेफ़ भी हैं, इसमें कोई वन मैन शो डिसीजन नहीं है, रातों रात कोई तब्दीली नहीं आती। फिर DHA अपने तौर पे मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करता, अपनी कोई इंटरवीन नहीं करता कि मार्केट में अप डाउन किया जाए। तो ये नेचुरल फ्लो पे मार्केट चलती है, और अगर इसके नेचुरल फ्लो को अब फोरकास्ट किया जाए, या मैं उसकी बात फिर थोड़ी बाद में करता हूँ, तो ये मैंने कहा आपको 2009 से लेकर 2019 तक की 10 सालों की DHA सिटी की एक रुदात सुनाई। इसमें मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच में वक्त के साथ हमने बड़े इसमें चीज़ों को हमने नुमाया किया। इसकी एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ ये थी कि लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओवरसीज़ को जितने प्लॉट भरे इतने मिल गए। अब किसी ने अगर 4 प्लॉट 5 प्लॉट भर दिए, उसके बाद उसने एक दफ़ा भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, DHA ने कैंसिल भी नहीं किए, 2013 तक कंटिन्यू वो प्लॉट ऐसे ही पड़े रहे। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप किस्तें भर दें और आप वेवर भी करा लें सारे सरचार्ज। उस दौर में लोगों ने एक प्लॉट मार्केट में ऑन मनी पे बेच के अपने बाकिया तमाम प्लॉटों की इंस्टॉलमेंट्स भी भर दी और बहुत पैसा भी कमाया। और उस पर हमने एक आर्टिकल पहले मैंने लिखा था, DC के मेड मिलियनर टू अ कॉमन पाकिस्तानी, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और वो बड़ी रियल स्टोरी है। हमारे कई जानने वालों के काफ़ी क्वांटिटी में प्लॉट्स थे, और उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू में नहीं भरी, बाद में एक प्लॉट बेच के उन्होंने इंस्टॉलमेंट भर दी और वो सारे प्लॉट उनके वैलिड हो गए। और आज भी अपनी प्रिंसिपल प्राइस से DHA सिटी 3 गुना 4 गुना पे खड़ा हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। कहने को तो मंदी है, लेकिन अगर आप उसको फ्रॉम द डे वन देखें तो आज भी बहुत बेहतर पोजीशन में है DHA, मतलब आपको फ़ायदा ही दे रहा है। हाँ, अगर किसी ने 2016 की प्राइस पे ख़रीद लिया है तो वो डेफिनेटली इस वक्त वक्ती तौर पे नुकसान में है। और इसके साथ साथ फिर इन्होंने प्रोडक्ट भी इनके काफ़ी आने थे। इसमें नई प्रोडक्ट में इनका फार्म हाउस लॉन्च हुआ था, वो फार्म हाउस 4 करोड़ रुपए में लॉन्च हुआ, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। वो 2014 में हुआ था, तकरीबन 15 के करीब, और उस पर 4 करोड़ वाले फार्म हाउस पे 3.5 करोड़ रुपए ऑन मनी हो गया था। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने उसका फ़ेज़ 2 लॉन्च किया, वो उन्होंने 8 करोड़ रुपए में लॉन्च कर दिया। इसी तरह इन्होंने 2017 में DHA सिटी फ़ेज़ 1 में तकरीबन 2000 प्लॉट लॉन्च किए, जिसमें सारी कैटेगरीज़ के प्लॉट थे। उनकी कीमत इन्होंने बहुत ज़्यादा रख दी। उन्होंने अकॉर्डिंग टू ऑन गोइंग मार्केट प्राइजेज़ ऑफ 2016 इन्होंने 30,000 रुपये गज़ लॉन्च किया। अब ये भी आप एक देखें कि 2009 में 3,830 रुपये गज़ लॉन्च किया, और 2017 में तकरीबन 8 साल बाद इन्होंने वो उसी साइज़ का प्लॉट वो उन्होंने 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड लॉन्च किया, यानी कि 500 गज़ का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपये का और 200 गज़ का प्लॉट 60 लाख रुपए का। और उसमें 250 और 300 गज़ की कुछ अलग कैटेगरीज आई थी, लेकिन बहरहाल उसमें 600 गज़ भी एक नई कैटेगरी आई, और 1000 गज़ भी उन्होंने 3 करोड़ रुपये में ही बेचा, जबकि पिछला 1000 गज़ उन्होंने 38 लाख का बेचा था। अब वो 1000 गज़ 2016 में तो 2.5-3 करोड़ रुपये पे गया था, लेकिन ये 3 करोड़ रुपये इन्होंने ये सोच के लॉन्च किया कि प्राइस तो बढ़ चुकी है, लेकिन अब रियलिटी ये है कि वो जो 1000 गज़ आपका 2.25-3 करोड़ रुपये पे गया था, आज वो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपये के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये 3 करोड़ वाला 1000 गज़ जो एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें कुछ लोगों ने लिए भी हैं, और उसमें क्वांटिटी बहुत कम थी प्लॉट्स की, वो तकरीबन लोगों को निकल भी आए, और लोगों ने उसके पैसे भी, कुछ लोगों ने नहीं भी भरे प्राइस देख के, उस पर भी ऑन मनी चली थी कुछ दिनों के लिए।
लेकिन बहरहाल रियलिटी है कि इस वक्त वो प्लॉट्स ऑनर जो हैं जिन्होंने लिए हैं वो थोड़ा सा वक्ती तौर पे मुश्किल में हैं। अच्छा, डीएच सिटी के 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। शुरू के 2 साल जैसा कि मैंने कहा कि बहुत डल थे। उसके बाद 2011 से 2016 तक बहुत वॉलेटाइल ईयर्स थे वो 5 साल। उसके भी शुरू के जो 2 साल थे उसमें मार्केट में बहुत तेज़ी थी, लेकिन फिज़िकली डीएच सिटी में जो काम होना शुरू हुआ वो सही मानों में 2013 के बाद बड़ी एक्टिविटी हुई। वहाँ पे डाउ मेडिकल का कैंपस बना, वहाँ पे स्कूल ऑपरेशनल हुआ, वहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस स्टार्ट हुआ, वहाँ पे विजिटर सेंटर बना। उसके बाद बहुत सारी सेरेमनीज़, बहुत सारे इवेंट्स, तकरीबन साल में 3 से 6 इवेंट डीएच सिटी में हुआ करते थे। फिर उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर के विज़िट्स होते थे, कोर कमांडर साहब आते थे और हर विज़िट पे एक हाइप बनती थी। फिर कई दफ़ा रियल्टर्स के ग्रुप वहाँ जाते थे, साइट विज़िट्स होते थे। तो ये सारा कुछ 2013 से 2016 के दरमियान ये बहुत दफ़ा हुआ। और उसमें फिर बीच में 2016 के बाद कुछ और मसाइल गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यूज़ के हवाले से है, वो बहरहाल एक सेपरेट इशू है। इस वक्त हम डीएच सिटी के ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं। तो डीएच सिटी में ये बहुत सारी चीज़ें हुई, मार्केट में बहुत ट्रेडिंग हुई, बहुत ट्रांजैक्शंस हुई, लोगों ने बहुत पैसे कमाए। इसके बाद वहाँ फिज़िकली जैसे कि मैंने कहा कि इवेंट्स बहुत हुए। अब हम बात करते हैं कि आज 2016 की टॉप बनाने के बाद मार्केट में प्राइस भी गिरी और आज 2019 में क्या क्या वहाँ हुआ है। अच्छा, डीएच सिटी में कमर्शियल में आप देखें तो डीएच सुफ़ा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस वहाँ बनने जा रहा है। शौकत खानम जिसकी लॉन्चिंग हुई थी उस पर काम शुरू हो गया है। वहाँ पे कुछ आउटलेट्स खुल गए हैं। डीसीके का जो डायरेक्टर ऑफिस है उस पर जो उन्होंने ग्राउंड प्लस 2 बनाया था वो मज़ीद अपर की स्टोरीज़ बन रही हैं। फिर डीएचए के जो स्टाफ के लिए रेजिडेंस की बिल्डिंग बनी हुई थी उस पर भी मज़ीद स्टोरीज़ बन रही हैं। फिर एक और इसका गेट हाउस बड़ा खूबसूरत इन्होंने, पहले तो हम गेट देखते थे वो 1/2 था, फिर उसको उन्होंने डबल किया, फिर उसके एक बहुत अच्छा मोमेंट बनवाया है। और एक और चीज़ जो हुई इस दौरान, क्योंकि शुरू में डीएच सिटी की डेवलपमेंट आप देखते थे तो रोड से नज़र नहीं आती थी। वो शुरू में OGDCL के वहाँ पे वो बने हुए थे, वेयर हाउसिंग हुई थी, वो सारा एरिया साफ़ हो गया। अब मेन सुपर हाईवे से जब आप गुजरते हैं तो आपको नज़र आता है डीएच सिटी की सारी डेवलपमेंट, लाइटें वगैरह लगी हुई नज़र आती हैं। और ये जो मेन CBD की रोड है ये बिल्कुल सेक्टर 13 के राउंड अबाउट तक बिल्कुल ज़बरदस्त डबल रोड ड्यूल कैरेज बना हुआ है। उसके अलावा आप देखें तो वहाँ पे स्कूल ऑपरेशनल है, हॉस्पिटल का एक कैंपस डाउ का ऑपरेशनल है और कई दूसरे इलाकों से बच्चे पढ़ने के लिए रोज़ DH ने शटल सर्विस दी हुई है। मुख्तलिफ़ स्कीम से लोग वहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। एक अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ आप देखें तो बहरहाल रिक्रिएशनल एक्टिविटी पे एज सच DH अभी तक कुछ नहीं कर पाया। सेक्टर 2 में थीम पार्क बनना था, उसके हमने कई दफ़ा देखा कॉन्ट्रैक्ट्स आए, वो आए लेकिन नहीं बन सके। अच्छा, यहाँ एक और बात जो कि जिस दिन से हम डीएच सिटी बेच रहे हैं और लोग मतलब उसको हम बात कर रहे हैं, उसका जिक्र हो रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मलीर मोटरवे। और पहले मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से था, बाद में इसका नाम मलीर मोटरवे हो गया। ये एक ऐसी रोड है कि जो इस DHA से उस DH सिटी को कनेक्ट करेगी। तकरीबन 45 किलोमीटर लंबी रोड होगी ये, और ये एक्सप्रेसवे होगा विदाउट एनी सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा ये। इस पे भी कुछ माइलस्टोन लगाए गए, ओपनिंग सेरेमनीज़ हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी इसकी कोई बहुत खातिर ख़ां हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। ये आपके DHA में जो फ़ेज़ 8 के साथ मस्जिद आयशा है, वहाँ से एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है जो बारों बार फ़ेज़ 7 के बाहर से डबल क्यूरेज वे जा रहा है। वो रोड आगे जाके यही कंटिन्यू होगा और ये मलीर नदी जो सुपर हाईवे पे जो अंसारी ब्रिज है उसके पास जो मलीर नदी का कट है वहाँ वो निकलेगा। अब वो DH सिटी के साथ जाके कहाँ जुड़ता है, वो सेक्टर 13 की तरफ से एंट्री होती है या यहाँ से होती है, वो अभी चीज़ें डिसाइडेड नहीं हैं। लेकिन अल्टीमेटली मलीर मोटरवे या मलीर एक्सप्रेसवे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा DH सिटी के लिए। अगर ये बन जाता है तो ये एक बहुत अच्छा एक न्यूज़ होगी आने वाले दिनों में DH सिटी के लिए। इसके अलावा आज DH सिटी में हम और देखें तो इंटरचेंज का इनका अनाउंसमेंट हुआ। FWO ने आज एक इवेंट किया, उसमें इन्होंने एक WO टावर का भी अनाउंसमेंट किया और इंटरचेंज का भी अनाउंसमेंट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से 1.5-2 महीने हो गए हैं DH सिटी के इंटरचेंज पे काम शुरू हो गया है। और एक और उसमें बात यह है कि जो सेक्टर 1 है जहाँ पे ये फार्म हाउसेस बने हुए हैं, वहीं पे जहाँ के FWO ने FWO टावर्स की लॉन्चिंग की बात की थी, वहाँ ये कमर्शियल प्लॉटों की भी बात होने जा रही है। अच्छा, इससे पहले मैंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आने थे जिसमें DHA सिटी में शैलेज आने थे, विलाज आने थे। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस की कि सेक्टर 3 में DHA ख़ुद तकरीबन 150 के करीब घर डिफरेंट साइज़ के बना रहा है। वो यकीनन सेल किए जाएंगे, किस्तों पे दिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे दिए जाएंगे। वो अभी तक उसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है। सिर्फ फार्म हाउस की सेकंड लाइन प्रोडक्ट में लॉन्चिंग हुई और 2017 में उन्हीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लॉन्चिंग हुई। लेकिन अपार्टमेंट की
और इस तरह से शैलेस की अभी लॉन्चिंग होना बाकी है। और ये FWO टावर्स की भी जिक्र आया था, जो कि जब इंटरचेंज की अनाउंसमेंट हुई थी, एक सेरेमनी हुई थी, वो भी होगा। वहाँ पे हमने सुना है कि सेक्टर 1 में कमर्शियल प्लॉट बना के दिए जाएंगे कमर्शियली, 2-2 हज़ार गज़ के हाई राइज प्लॉट। वो अभी उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, रिटर्न में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट ये एक न्यूज़ है। अच्छा, सेक्टर 1 में कमर्शियल प्लॉट्स 2000 गज़ के, इसके अलावा वहाँ आप सेक्टर 1 में देखें तो अस्करी हाउसिंग स्कीम, जो पूरे पाकिस्तान में सब जानते हैं कि आर्मी की हाउसिंग स्कीम है, और अब तक अस्करी के 1, 2, 3, 4 और 5, और लास्ट जो इनका 5 था वो मलिर कैंट में है। और वहाँ पे भी आपने देखा कि पहले ग्राउंड+4 बिल्डिंग थी, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, और वो बड़ी करीब करीब बिल्डिंग बन गई हैं, ज़मीन वहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो अब अस्करी जो है वो उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है, ये बिल्कुल एक बात वाज़े रहे कि सेक्टर 1 में उन्होंने अस्करी का जो एक इनका एक लोगो है उसका एक मॉन्यूमेंट वहाँ बना दिया। तो अस्करी हाउसिंग के भी अब जो यूनिट्स होंगे या जो फर्दर जो चीज़ें डेवलपमेंट होंगी वो DHS सिटी में ही होंगी। और इसके अलावा आप देखें तो फार्म हाउसेस पे काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और लोगों के घर बनाने की प्राइवेटली, जैसे कि मैंने कहा कि DHS सिटी ने ख़ुद अपने तकरीबन 150 के करीब लगभग घर बना रहे हैं डिफरेंट साइज़ के, वो DHS सिटी बना के बेचने का प्लान है, इनका कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन इससे हट के प्राइवेट घरों की बात की जाए तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आता। कुछ लोग हैं जो कि अभी प्रोसेस में हैं नक्शे पास होने के और डेवलपमेंट के, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी नज़र नहीं आती कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाके रहने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हमें। तो इसके लिए DHA को कुछ करना होगा, एक एनवायरनमेंट बनाना होगा। अच्छा, एक और बात जो इस वक्त बड़ी डिफरेंट है, 2018 पूरा देखा हमने, तो 2018 में DHS सिटी में सच कोई इवेंट भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मिड 2018 के बाद लास्ट 2 क्वार्टर्स, और ये 2019 का पहला क्वार्टर है। तो DHS सिटी में जिस तरह से पहले इवेंट हुआ करते थे तो कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ें मार्केट को थोड़ा स्लो डाउन कर चुकी हैं। और यहाँ कुछ और बातें भी हैं, लेकिन हम बात DHS सिटी की कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। एक चीज़ में ट्रेडिंग हो रही है, एक चीज़ में बाइंग होती है, तो फिर दूसरी जगह सेलिंग आती है, फिर वहाँ से लोग निकल के यहाँ आते हैं, यहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं। एक दौर था जब DHS सिटी ने चलना शुरू किया था, तो फेज़ 8 में अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग की 2014 में, 15 में, 13 में, तो वो एक प्लॉट बेच के DHS सिटी में बहुत सारे प्लॉट ले लेता था। वो 2016 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर वहाँ से वो सेलिंग करके कहीं और। तो इस तरह की एक डाइवर्सिफिकेशंस मार्केट में वक्त के साथ होती हैं, जो कि आप एडजस्टमेंट्स करते हैं कि मेरी एक चीज़ बढ़ गई है तो मैं उसको बेच दूँ, दूसरी ख़रीद लूँ। कुछ लोग लेके भूल जाते हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली अब DHS सिटी अपनी टॉप प्राइस से नीचे है, और इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हैं, और उनमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी नहीं है। मार्केट में ट्रेडिंग देखें तो वो भी थोड़ी स्लो है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल छोटे। अच्छा, फिर यहाँ जैसे कि पहले मैंने कहा कि 2016 के बाद जो वैल्यूज़ का मसला आया और उनकी FBR की इंटरवीन हुई एडवांस टैक्स और गेन टैक्स की मद में, और उसकी वैल्यूएशन टेबल चेंज हुआ, तो वो ओरिजिनल 3830 रुपये वाइड लिखा जाता था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 3500 लिखें, फिर उन्होंने कहा 9000 रुपये लिखें, फिर उन्होंने कहा 7500 रुपये लिखें। अब दोबारा कहीं आके हम लोग 8100 रुपये पे सेटल हुए हैं। और वो फिर एडवांस टैक्स का मसला है, जो कि पहले 3 मिलियन, फिर 4 मिलियन, और अब 5 मिलियन का ब्रैकेट है। तो वो 500 गज़ तो उससे फ्री है, लेकिन 1000 गज़ की ट्रांजैक्शन इसलिए भी बहुत कम हो गई कि उसमें एडवांस टैक्स की मद में 2% और नॉन फाइलर के लिए 4% वो उस FBR की ऑफिशियल वैल्यू का है। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए उसमें ट्रांजैक्शन कम हो गई है। तो करंटली आप यूँ समझ लीजिए कि DHS सिटी की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने टॉप के मुकाबले में 20% होगी, 15% होगी। प्राइजेज़ जो हैं वो स्टेबल हैं, थोड़ी सी मूवमेंट आती है। अभी पिछले 2 महीने पहले नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर मार्केट का एक बॉटम बन गया था, तो वहाँ लोगों में थोड़ी सी बाइंग आई थी कि यार ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लग रही हैं। उसमें 10-15 लाख रुपए का इजाफा भी हुआ 500 गज़ के प्लॉटों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो सेटल डाउन हो गई हैं। और इसके साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा जुड़ी हुई हैं, कहीं वहाँ लोगों की मूवमेंट होती है, वहाँ से निकलते हैं फिर वहाँ जाते हैं, वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो दिस इज़ ऑल करंट सिचुएशन अबाउट DHS सिटी। आगे हम बात करते हैं फोरकास्ट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। बात हो रही है DHS सिटी की, DHS सिटी के 10 साल। अच्छा, यहाँ अब सबसे इम्पॉर्टेंट मरला या सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। हमारे पास बेतहाशा कॉल्स हैं कि सर हमने प्लॉट बुकिंग में लिया हुआ है, हमने वो प्राइस देख ली, आज उसकी आधी प्राइस, अब हम क्या करें। एक कॉल आती है कि सर अब हमने प्लॉट लेना है, हमारे पास कुछ पैसे खुले पड़े, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट जहाँ आई हुई है वहाँ कर लें या और नीचे आएगी, या थोड़ा रुकें, या किस तरह करें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि माजी में हुई हुई चीज़ों को डिस्क्राइब करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है।
जो हो रहा है वो भी बता सकता है, क्या होने वाला है। ये गैब के इल्म की बात नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल हम क्योंकि वी आर इन द फील्ड, रियल इस्टेट में मुझे 27 साल हो गए हैं, तो हम अपनी पिछले तजर्बों की बुनियाद पर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और वो नॉलेज शेयर करते हैं लोगों के साथ, और उसमें हम अपनी राय देते हैं। हतमी कुछ भी नहीं होता कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो क्योंकि लोगों की बड़ी क्वेरी है कि सर DH सिटी के लिए आपकी क्या राय है। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं कि ओवरऑल, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि जिस तरह DH सिटी 2011 से चला, इसी तरह ओवरऑल रियल इस्टेट में बड़ी तेज़ी आई। वो किसी का कमाल नहीं था कि जी DH सिटी में मैंने प्लॉट लिया और वो डबल हो गया, मैंने पैसे कमा लिए। वो मार्केट का एक ट्रेंड पॉजिटिव था। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी एक और बात शेयर करूँ कि मेरी अपनी एक इन्वेंशन थ्योरी है, डिकेड साइकिल थ्योरी ऑफ रियल इस्टेट इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी मैंने 2012 में फोरकास्ट भी की थी कि 2015 में मार्केट अपने टॉप बना के गिरेगी। वो 15 की जगह 16 में गिरी, और डेफिनेटली बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह हमने फोरकास्ट किया था। अच्छा, वो मेनली फोरकास्ट थी मेन DHA की, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर DH सिटी पे भी आया। और मज़े की बात है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट आप देखें। और एक बात, एक बड़ी मतलब मुझे खुद हैरत होती है कि एक बात ये भी मेरे जहन में हुआ करती थी कि ये क्यों गिरेगी। एक तो टेक्निकल मूव है, दूसरा मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कि यार आप लोग जो रियल इस्टेट की प्राइसेस लिखते हैं डॉक्यूमेंटेड, वो बहुत कम है और मार्केट में उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल वही बात मार्केट में सामने आई। 2014 में FBI ने इंटरवीन कर दिया था। उस वक्त लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है जी वो टैक्स बहुत छोटी सी वैल्यू पे ले रहा है, वो DC वैल्यू पे टैक्स ले रहा था। बाद में उसने 2016 में अपनी वैल्यूज़ दे दी और वो टैक्स लोगों ने देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी वैल्यूज़ दे दी कि नाउ यू हैव टू पे आर टैक्सेस ऑन आर वैल्यू, और वो वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो वो टैक्स भी बड़ा खिलने लग गया लोगों को। बहरहाल, तो उस वक्त ये बात भी जहन में थी कि यार ऐसा कुछ होगा कि इन वैल्यूएशन को पकड़ा जाएगा और उसकी बेसिस पे मार्केट गिर जाएगी। तो आज एग्जैक्टली 2016 से वही होता हुआ नज़र आ रहा है। 2.5 साल हो चुके हैं, 2019 शुरू हो गया। अब डिकेड साइकिल की थ्योरी अगर आप उसको अप्लाई करें, इससे पहले जिस तरह वो मार्केट में अप्लीकेबल हुई है और मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से मूव किया है, तो ये मार्केट आपकी 2019, 20, 21 3 साल इसमें तेज़ी नहीं आती। अब ये मैं, कुछ दोस्त मेरे नाराज़ हो जाते हैं मैं जब भी इस तरह की बात करता हूँ। 2005 में मुझे अच्छी तरह याद है मार्केट गिरी थी, इसी तरह किसी TV चैनल पर मैं इंटरव्यू दे रहा था और मैंने कहा था मार्केट 3 से 4 साल नहीं चलेगी। तो काफ़ी लोग, मेरे अपने जो रियल्टर भाई हैं, वो कहते हैं यार आप इस तरह की क्यों बात करते हैं, मंदी हो जाती है, लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं नेगेटिव बात कभी भी नहीं करता, आप लोग जानते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे हमें रियलिटी बताना ज़रूरी है। एटलीस्ट रियलिटी से मुराद ये कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तो मैं शेयर करूँगा। और मैंने 2016 में ये कहा था कि मार्केट गिरेगी तो काफ़ी अरसा गिरी रहेगी, और 16 में गिरी। फिर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियली उसको चलाने की कोशिश की, तो 17 में दोबारा वो टॉप रेट हमने देखा था, या आप सब लोगों को याद होगा। फिर दोबारा वो गिर गया, फिर वो 18 में, तो आपके सामने मार्केट फ्लैट रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी मार्केट में 2019, 20, 21 बिल्कुल फ्लैट रहना है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, वो रियल इस्टेट को कोई कम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। वैल्यूएशन का मसला, फाइलर का मसला, डॉक्यूमेंटेड होने का मसला, तो ये तमाम चीज़ें रियल इस्टेट के ट्रेड को कम्प्लीमेंट नहीं कर रही। और बेसिकली दुनिया में देखें तो कहीं रियल इस्टेट इस तरीके से ट्रेड नहीं होती। रियल इस्टेट एक ज़रूरत की चीज़ है, लोग घर बनाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम उसको ट्रेड बना लिया। और भी कहीं, बहरहाल ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ उसकी, आप देखें कि पिछली मेरी एक और रिसर्च थी कि जो 1980 से 2016 तक 36 सालों में कराची के रियल इस्टेट ने 4000 गुना इजाफा किया। तो ये ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो अब मार्केट में मेरे हिसाब से मज़ीद 2 से 3 साल आपको फ्लैट रहेगी। अब इसके लिए ये मैं इस वीडियो में इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं राय दे सकता कि आप इंडिविजुअली प्लॉट को बेच दें। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेच दें या आप ख़रीद लें। मैं हमेशा, मेरे पास को आता है, मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल आपकी फाइनेंशियल पॉकेट, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपके प्लान्स को देखते हुए आपको हम गाइड करेंगे बीइंग अ कंसल्टेंट कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मेरी राय के मुताबिक कि मार्केट में अभी कोई रिसेंटली तेज़ी नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं कि जैसे मैंने कहा मलीर मोटरवे है, वहाँ डेवलपमेंट है, वहाँ पे चीज़ों का लॉन्च होना है, अस्करी हाउसिंग स्कीम है, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा सोचें लॉन्ग रन में, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम गेनिंग जॉब है। ऐसा नहीं होगा कि आज रातों रात उसमें तेज़ी आ जाए। अच्छा, कुछ बीच बीच में मूवमेंट्स होती रहेंगी। अब जैसे रमज़ान शरीफ आएंगे तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत आते हैं छुट्टियों पे, तो मार्केट में थोड़ी सी बाइंग क्रिएट होती है, क्योंकि वो पैसा उन्होंने होता है, वो कहते हैं आज मुझे कुछ लेके जाना है, तो वो कुछ 5-10% कैपेसिटी बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है, लोग ख़रीद लेते हैं, लोग बेच देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह का मैं कहूँ कि मार्केट डबल होना शुरू हो जाए। हाँ, DHA को अपने तौर पे डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को रिहाइश का रुझान लाना पड़ेगा, फार्म हाउसेस की डिलीवरी हो जाए, वहाँ थोड़ा सा कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी शुरू हो जाए तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल
अभी मुझे पर्सनली कोई तेज़ी का रुझान नहीं लगता। मलिर मोटरवे में भी यकीनन अगर हम कहें कि वो बन जाए, बनना शुरू हो जाए, तो वो भी थोड़ा टाइम गेनिंग जॉब है। और इसके अलावा ओवरऑल जो रियल इस्टेट मैंने कहा वो भी थोड़ा सा मंदी का रुझान है, और जिस तरह से पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ, कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान पे चलना है, क्योंकि लोगों को पैसे होते हैं, लोग कहते हैं हमें 10 साल के लिए पैसे कहीं इन्वेस्ट कर देना है। अच्छा, हमारे पास कई टेस्ट केस ऐसे भी हैं कि हमने लोगों को बिल्कुल शुरू में प्लॉट दिलवाए थे, यानी कि जो 2011-12 का दौर था, यानी कि 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख में वो जब 2-2 करोड़ रुपए के भी हुए तो उन्होंने नहीं बेचे। हमने उनको कहा भी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिए, बच्चों के लिए लिए। वो आज 2 करोड़ से होकर दोबारा 1 करोड़ हो गया या अपनी 50% प्राइस पर आ गया, तो दे आर नॉट वरीड, कि उन्होंने कहा ठीक है, हमने तो छोड़ने के लिए लिया हुआ है। अब एक चीज़ और जो मैं कह रहा था कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मार्केट अपने टॉप से 50% पे है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अब मार्केट जब रुकी भी रहेगी एक किसी भी लेवल पे, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें और प्राइस डाउनफॉल हो जाए, लेकिन ये भी एक अच्छी बाइंग प्राइस है। यहाँ पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप कोई 5-10%, 25%, 50% कैपिटल ग्रोथ नहीं देखते। लॉन्ग टर्म में आप कई गुना की बात करते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि डबल हो जाए पैसे, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, और माजी में ऐसा होता है। तो आज से अगर हम मज़ीद आगे 10 साल की बात करें, 2029 में क्या हो रहा होगा, तो 2029 में तो यकीनन ये प्लॉट जो है पता नहीं बहुत ज़्यादा प्राइसेस में होंगे। ये मैं अभी यहाँ बात नहीं करूँगा, ये बिल्कुल एक अलग स्टडी है। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर 10 साल में जिस तरह से हमारी पैसे की जो डिवेल्यूशन होती है, जो करेंसी हमारी डिवेल्यूट हो जाती है, हर साल हमारा 12 से 15% का इन्फ्लेशन रेट है, वो सारी चीज़ें ऐड करें तो रियल इस्टेट उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है, और माजी में उसने 4 डिकेड्स में दिया है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो अगला डिकेड शुरू होगा अब 2020 के बाद, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वक्ती तौर पे। और रियल इस्टेट, मेरा मानना ये है कि रियल इस्टेट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट। और लोगों ने सही मानों में पैसा उन्होंने ही कमाया है जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। आज मेरे पास 10 मिलियन 20 मिलियन को इन्वेस्ट करने आता है और वो मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करता है, तो DHA सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रेडिंग के लिए नहीं, 3-6 महीने, साल के लिए मैं बात नहीं कर रहा। आपको प्लॉट लेके रख लेना है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाना है, आपके नाम पे इसकी फ़ाइल बन के सेफ़ कस्टडी में आपने पैसे जमा करा देने। वक्त के साथ उसमें ग्रोथ आएगी डेफिनेटली। आज से 10 साल बाद 2029 में क्या रियल इस्टेट होगा, क्या प्राइसेस होंगे, वो एक अलग इंशाल्लाह हम उसमें भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, और जिनको आज पैसे की ज़रूरत है, पैसा इस्तेमाल करना है, देखें पैसा वो है जो वक्त पे काम आ जाए। मेरे पास 10 प्लॉट पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने जी बहुत महंगा रेट देखा, आज मैं इसलिए नहीं बेच रहा कि आधी कीमत है, और मैं अपनी दूसरी ज़रूरतों को मार रहा हूँ कि नहीं बस मैं नहीं बेचूंगा। तो अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप आज 3 महीने 6 महीने बाद आपको कोई बहुत अच्छी प्राइस मिलने वाली है। हाँ, वक्ती तौर पे मैंने पहले ही बताया कि कोई जैसे मूवमेंट आती है, कोई बाइंग आ जाती है, 5-10% की ग्रोथ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आज आपकी ज़रूरत है तो आप उसको बेच सकते हैं, और आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज आप कर सकते हैं। ये एक नटशेल है रियल इस्टेट का इस वक्त DHA सिटी के लिए, कि दीज प्राइजेज आर अट्रैक्टिव एट दैट टाइम, और आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई फोरकास्ट की। मेरी यहाँ गुजारिश है तमाम व्यूअर से कि इसमें कोई बात कोई पर्सनल ना लें, ये ना सोचें कि यार मैंने ऐसी बात की है तो मार्केट में रेट नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही नहीं। देखें, मार्केट ओपन है, किसी पे कोई दस्तरस नहीं है। ये मेरी अपनी एक अदना सी नॉलेज है जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है। इसमें मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, बिल्कुल गलत हो सकती है, और बिल्कुल सही भी हो सकती है। तो ये एक कारोबारी बात है, और कोई भाई मेरा इसमें, मेरे रियल्टर भाई नाराज़ हो जाते हैं, मेरा मकसद वो नहीं है। और बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप इस तरह की बात करते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद रियलिटी, और एटलीस्ट वो रियलिटी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो रियल ना हो, ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास प्लॉट नहीं है, ना हमने बाइंग नहीं करवाई हुई। हमारी बाइंग, हमारी सेलिंग, वो सारी साइड पे रख देते हैं जब हम किसी चीज़ को एनालिस करते हैं। क्योंकि अगर बीइंग अ ब्रोकर, बीइंग अ रियल्टर, अगर मैं अपनी बाइंग के साथ, बाइसनेस के साथ किसी चीज़ को फोरकास्ट करूँगा तो वो गलत हो जाएगी। वो सारी चीज़ें सेपरेट हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो मेरी समझ के हिसाब से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आपने देखा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। इसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आपको इसमें किसी चीज़ की कमी लग रही है, कोई पॉइंट मैंने मिस किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पिछली वीडियोस पे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स आते हैं, इनबॉक्सेस आते हैं,
उसको भी फिर हम उस जो इश्यूज़ हमसे मिस हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग होती है, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं होता, बस इसी वक्त हम बैठ के आज मंडे हमने रिकॉर्ड किया है तो ये हम इस तरह कर देते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा कोई, और मेरा ये शोबा इस तरह ये वाला नहीं है, मेरा काम रियल इस्टेट का है, तो कोई चीज़ हम भूल भी सकते हैं, कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है। तो आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें इस वीडियो को देख के, और उस पॉइंट को आप हम नोट करेंगे और अपनी अगली वीडियो में ज़रूर इसको एड्रेस करेंगे। और एक और मेरी गुजारिश है कि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो सिटी एसोसिएट का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, और DH टुडे को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको आप हमसे शेयर करें, हम उसको एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।